नरसापुर गांव जो देखने में एकदम साधारण और शांत था, जैसे कि सारे गांव होते हैं। शाम में दादी नानी बच्चों को अलग अलग कहानी सुनाकर सुलाया करती थीं, पर जो कहानी सबसे कम कही जाती थी वो थी चुड़ैल भाभी की। ये कहानी इतनी डरावनी और सच्ची मानी जाती थी कि लोग इसके बारे में बात करने से भी डरते थे। लेकिन सब कुछ दोबारा शुरू हुआ जब रोहन नाम का युवक अपने शहर के जीवन से गांव लौटा, अपनी नई नवेली दुल्हन सुधा के साथ। सुधा दिखने में बेहद खूबसूरत थी। गांव वालों ने जब पहली बार सुधा को देखा तो सब दंग रह गए। औरतें उसकी सुंदरता पर जलने लगी और मर्द उसकी आंखों में कुछ अजीब सा ढूंढने लगे। अरे मौका है नहीं मिली ऐसी लुगाई, हमारी तो जैसे हर वक्त काटने को दौड़ती है। हाँ, क्या बोले? चलो तुम्हें घर जाकर बताती हूँ मैं। शादी के 2-3 दिन तो ठीक से बीते, लेकिन एक दिन आज इनके खाने में मिर्ची डाल देती हूँ, मजा आ जाएगा, और रोटी में मिट्टी मिला देती हूँ। सुधा खाना बनाकर अपनी सास और ननद नीता के पास लेकर रख देती है। छी बहू, इतना गंदा खाना बनाया है, क्या तुम्हें खाना बनाना भी नहीं आता? मैंने अपने मायके में बस अपनी खूबसूरती पर ध्यान दिया है, मुझे कुछ नहीं आता। अब मेरी बेटी क्या खाएगी वो तो आप जानो और आपकी बेटी जाने। तभी रोहन वहाँ पर आ जाता है। सुधा उसके पास रोते हुए चली जाती है। देखो न रोहन, माँ को मेरा बनाया कुछ भी अच्छा नहीं लगता। माँ, अगर आपको इतनी ही दिक्कत है इस बेचारी के खाने से तो आप खुद क्यों नहीं बना लेती? सुधा उनको एक गंदी मुस्कान देती है और रोहन के साथ कमरे में चली जाती है। नीता और उसकी माँ भूले होते हैं तो वो अपने काम खुद ही करने लगते हैं। एक दिन नीता नहाने गई होती है, तभी उसकी भाभी पानी ही बंद कर देती है। भाभी पानी चला दो ना, मैं नहा रही हूँ। लेकिन सुधा बहुत तेज गाने बजाकर नाचने लगती है और बेचारी नीता को 2 घंटे बाथरूम में रहना पड़ता है क्योंकि उसकी माँ घर में नहीं होती। बाद में नीता की माँ पानी चलाती है। नीता नहाकर बाहर आती है। माँ, भाभी जानबूझकर ये सब करती है। नीता की माँ को समझ नहीं आ रहा होता कि सुधा ऐसा क्यों कर रही है। एक दिन घर में पूजा होती है, बहुत सारे लोग आते हैं। सुधा सबके सामने अच्छी बन जाती है। उसकी सास को लगता है बहू अब सुधर गई है, लेकिन उसी रात पूरा घर थककर सो चुका होता है। रोहन और सुधा अपने कमरे में होते हैं। चारों ओर गहरी चुप्पी फैली हुई होती है। अचानक घर के पीछे बने पुराने कुएं से एक अजीब सी आवाज आती है, जैसे कोई औरत धीरे धीरे हंस रही हो। रोहन की बहन नीता डर कर उठ बैठती है। वो पानी पीने बाहर आई होती है, तभी देखती है उसकी भाभी यानी सुधा रात के 2 बजे आंगन में खड़ी है, सफेद साड़ी में, और उसकी नजर सीधे आसमान की तरफ है। भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हो? सुधा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी गर्दन धीरे धीरे नीता की तरफ घुमाई। नीता को ऐसा लगा जैसे सुधा की आंखें लाल हो गई हों और उनका आकार भी कुछ बड़ा लग रहा था। वो डर कर भागी, अपनी माँ से बोली, माँ, भाभी अजीब सी लग रही है, उनकी आंखें लाल थी। माँ ने उठकर देखा तो सुधा अपने कमरे में आराम से सो रही होती है। तू भी ना भूतिया कहानी कम देखा कर, तुझ पे असर हो रहा है अब। अगली सुबह सुधा एकदम ठीक थी, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। तभी वहाँ गांव की बुढ़ी दादी आती हैं जिनका नाम सरस्वती होता है। वो सुधा को देखती हैं तो सुधा अजीब सी मुस्कान दे रही होती है। सरस्वती को ये बात बहुत अजीब लगती है। उन्होंने सुधा के चेहरे की तरफ गौर से देखा। अच्छा नीता की माँ, मैं चलती हूँ, बाद में आऊंगी। फिर रात में रोहन को नींद नहीं आई। आधी रात को उसने पानी पीने के लिए आंखें खोली तो देखा सुधा कमरे में नहीं थी। रोहन को सुधा घर में नहीं दिखाई दी तो वो बाहर गया। जाते जाते वो कुएं के पास पहुंच गया तो उसने देखा सुधा उल्टे पांव चलते हुए घर के पिछवाड़े की ओर जा रही थी। रोहन उसके पीछे पीछे गया। सुधा सीधे कुएं के पास जाकर बैठ गई और फिर जमीन से उठती धुंध में एक और आकृति उभरी। वो सुधा ही थी, बाल बिखरे हुए, बहुत डरावनी। बस कुछ दिन और फिर मैं हमेशा के लिए ऐसे ही सुंदर भाभी बनकर रह जाऊंगी और मैं इन सबको बहुत मजा चखाऊंगी। रोहन सुधा का ये रूप देखकर बहुत डर जाता है। उसने जो देखा था वो किसी सपने का हिस्सा नहीं था, वो हकीकत थी। सुधा वापस आकर वैसे ही बिस्तर पर लेट गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रोहन सुबह होते ही अपने माँ के पास गया। माँ, मुझे माफ करना, मैं उसकी खूबसूरती में बहक गया था। नीता एकदम सही तू ये सब क्या बोल रहा है बेटा? बता तो क्या हुआ? माँ, सुधा सच में चुड़ैल है। रोहन की माँ को जैसे ये सुनकर सांप सूंघ गया। ये कैसे हो सकता है? मैं अभी सरस्वती चाची को बुलाती हूँ। सुधा जब सो रही होती है तो रोहन और रोहन की माँ सरस्वती के पास भागते हुए जाते हैं। जाते ही रोहन बोलने लगता है, दादी, मैंने उसे देखा कुएं के पास, बहुत डरावनी लग रही थी। दादी ने गहरी सांस ली और कहा,
मैं तो उसे देखते ही समझ गई थी कि कुछ गड़बड़ तो है। वो मेरे पास भी नहीं आई थी। वो विषकन्या है, वही आत्मा जो इस गांव के पुराने शमशान से जुड़ी हुई है। उसका असली नाम था भानुमति। 100 साल पहले उसे लोगों ने डायन कहकर जिंदा जला दिया था, पर वो मरी नहीं, जलती रही। लेकिन उसकी आत्मा धुएं में बदल गई। अब वो हर 30 साल में एक नए शरीर की तलाश करती है, जो शरीर है सुधा का। मतलब ये शरीर सुधा का है, लेकिन इसमें बैठा कोई और है। इसका क्या मतलब हुआ? सुधा ठीक तो हो जाएगी ना? उसकी आंखों की रोशनी इंसान जैसी नहीं है, इस पर किसी और की परछाई है। माँ को झटका लगा। हाँ, उन्हें याद आया। सुधा की माँ और सुधा एक बार रात में कुएं के पास से गुजरी थी और बेहोश होकर गिर पड़ी थी। तब से गांव में कहा जाने लगा था कि उस कुएं में बूढ़ी चुड़ैल की आत्मा बसती है, जो किसी नए शरीर की तलाश में रहती है। मुझे संदेह है कि सुधा के पास उसी समय कुछ हुआ था, पर यह आत्मा पूरी तरह जाग चुकी है। अभी तो ये छिपकर खेल खेल रही है, पर एक दिन ये खुलकर हमला करेगी। फिर रोहन और उसकी माँ वापस अपने घर गए तो देखा सुधा चुपचाप सिर झुकाकर बैठी हुई है, लेकिन नीता गायब है। नीता, कहाँ है तू? सुधा उनके पास आई और मुस्कुराई। मुझे भेजने की तैयारी हो रही थी ना, मैंने तेरी बेटी को ही भेज दिया। सुधा फिर से अपने डरावने रूप में आ गई, जिसको देख रोहन और उसकी माँ वहां से भाग गए। वो फिर से सरस्वती के पास गए और अपना हाल सुनाया। अभी या तो सुधा की आत्मा को बचाओ या फिर ये चुड़ैल पूरे परिवार को खत्म कर देगी। ये लो अर्जुन, ये पुराना नक्शा है जिसमें गांव के उत्तर दिशा में स्थित एक जंगल का संकेत है। कहा जाता है कि वहीं चुड़ैलों की बैठक होती है और वहां एक पिशाच वृक्ष है जहां से चुड़ैलें अपनी शक्ति प्राप्त करती हैं। अगर तुम उस पेड़ की जड़ से थोड़ी मिट्टी ला सको तो मैं एक यज्ञ कर सकती हूँ, जिससे सुधा की आत्मा को मुक्त किया जा सकता है। रोहन दोपहर होते होते जंगल में पहुंच गया। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था। वो करीब 1 घंटे तक चलता रहा, जब उसे दूर से एक पेड़ दिखाई दिया। पास आते ही उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। पेड़ के पास जाते ही जमीन दरकने लगी और एक साया उभर कर सामने आया। वही भानुमति चुड़ैल। तू मेरी राह का कांटा है रोहन, सुधा अब मेरी है। लेकिन रोहन पीछे नहीं हटा। उसने झट से मिट्टी उठाई और जेब में रखे ताबीज को चुड़ैल की तरफ फेंका। तूने गलती कर दी, अब तू नहीं बचेगा। रोहन मिट्टी लेकर जैसे तैसे भागा और गांव लौट आया। सरस्वती दादी पहले से तैयार बैठी थी। रात हो चुकी थी। सुधा को मंत्रों से बांधा गया ताकि चुड़ैल उसमें से बाहर ना निकल सके। तुम सब मरोगे। पर सरस्वती दादी का मंत्र तेज हो गया। अग्नि की लपटें और ऊंची हो गईं। रोहन, रोहन बचाओ मुझे, रोहन बचाओ। रोहन ने पिशाच वृक्ष की मिट्टी उठाकर अग्नि में डाली। अग्नि में विस्फोट जैसा हुआ और चुड़ैल जोर से चिल्लाई, नहीं। एक धुएं की आकृति सुधा के शरीर से बाहर निकली और अंत में अग्नि में समा गई। सुधा बेहोश होकर गिर पड़ी। नीता भी घर पर बेहोश पड़ी थी। दोनों जब होश में आई तो रोने लगी। फिर सब खुशी से रहने लगे। गांव में एक बार फिर शांति आ गई